Okay, so very good morning, class. Today we have to start our new topic, that is mineral economics. Mineral economics, या इसको हम लोग माइन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। वर्ड इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करिए, मिनरल या माइन तो बात की बात है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, जिसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व हो, है ना। और आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो ये पूरी जद्दोजहद भी उसी के लिए है, कि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है सारी भागदौड़ उसी के लिए है। जितना ज़्यादा पैसा होगा, या मतलब ज़्यादा तो नहीं कह, हाँ मतलब ठीक है, अगर ठीक ठाक अमाउंट में आपका पैसा, आपके पास पैसा है, तो आपकी लाइफ इजी चलती रहेगी। पैसा नहीं है तो यू विल फेस सम डिफिकल्टीज, है ना। सिमिलर कॉन्सेप्ट माइंड के साथ भी है, कि अगर माइंड में हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी रहेगा, तो मशीनरी आएगी, मैन पावर आएगी, और सारा कुछ माइंड चलती रहेगी। ठीक है, और पैसा बंद हुआ, माइंड बंद हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इकोनॉमिक्स डिसाइड्स द होल थिंग, है ना। इकोनॉमी डिसाइड करती है, मतलब हर चीज में इकोनॉमी डिसाइड करती है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कहीं पे भी आप यू कैन चेक एनीवेयर, और रदर से एवरीवेयर। तो जहां पे इकोनॉमी वर्क करेगी वहां पे चीजें वर्क करेंगी, अदरवाइज वर्क फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन के लिए, वो है इवेल्युएशन टेक्निक्स। इवेल्युएशन टेक्निक्स, ठीक है। इवेल्युएशन टेक्निक का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। इवेल्युएशन टेक्निक को आप ऐसा समझ सकते हैं कि अभी तो सारा जो है एक्सचेंज वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जिसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होता है। अगर आप लोग दुकान पे जा रहे हैं तो कुछ आप दुकानदार को पैसा देंगे, उसके बदले में आपको कुछ सामान देगा वो, है ना। और या आप भी अगर कोई शॉप ओनर है या समथिंग लाइक दैट, कुछ तो है। अगर आप कॉलेज वाले जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो आप कॉलेज वालों को पैसा देंगे, तब वो आपको डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपको देते हैं। ठीक है, और आप लोग अगर कहीं पे काम करने जाएंगे इन फ्यूचर, तो आप अपनी सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में पैसा चार्ज करेंगे। इज इट क्लियर? कुछ ऐसा ही होता है अभी, यही होता है ना। हम्म। और अभी से थोड़े टाइम पहले चले, अगर आज से करीब 100-50 साल पहले चले, तो वहां पे चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, कि एक चीज के बदले दूसरी चीज देते थे। अभी भी कुछ ओल्डर एरियाज में चलता है, मतलब बैकवर्ड एरियाज में जहाँ पे अभी डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है, वहां पे चलता है। हालांकि वो भी एक ट्रेड का एक तरीका है, कि मतलब क्या, कि अगर किसी के पास कोई चीज एक्सेस में है, तो वो चीज वो दूसरे वाले को देता है, और दूसरा वाला उसके एक्सचेंज में उसको वो कोई दूसरी चीज देता है जो कि उसके पास एक्सेस में है। सपोज दैट देयर आर टू पर्सन, ए एंड बी, ए एंड बी। इसके पास जो है वीट एक्सेस में है, इसके पास जो है राइस एक्सेस में है। ठीक है, अब इसको रिक्वायरमेंट वीट का है, इसको रिक्वायरमेंट राइस का है, तो ये क्या करेगा, अपना एक्सेस वीट इसको दे देगा, एक्सचेंज में इससे राइस ले लेगा। ठीक है, बट इस वाले सिस्टम में दिक्कत क्या थी, ये समझते हैं पहले। दिक्कत ये थी कि मुझे जो है, अगर मान लीजिए सपोज दैट आई वांट राइस और आई वांट वीट, समथिंग लाइक दैट, तो मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस हो, और वो वीट लेने के लिए एग्री हो। समझ रहे हैं? बार्टर सिस्टम में दिक्कत क्या थी, कि मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस एक्सेस में हो या वीट एक्सेस में हो, और उसको वो चीज की रिक्वायरमेंट हो जो मेरे पास है। अदरवाइज तो वो मेरे से ट्रेड नहीं करेगा ना। क्लियर है? बट फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया क्या, करेंसी, है ना, पैसा आया। अब पैसे के केस में क्या है, कि मैं किसी से भी ट्रेड कर सकता हूँ। मैं उसको अपना सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा, वो मुझे जो है करेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
अब करेंसी के एक्सचेंज, फिर करेंसी को मैं लेके जाऊंगा किसी तीसरे पर्सन के पास, या मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ, है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें वैल्यूएशन का गेम क्या है, कि यहाँ पे डिसाइड करना था 1 kg राइस का वैल्यू कितना होगा, 1 kg वीट के इक्वल होगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे जो चीजें एक्सचेंज हो रही थी वो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में हो रही थी, कि 1 kg राइस का अगर वैल्यू जो है 1 kg वीट है, और उसके रिस्पेक्ट में एक तीसरी चीज अगर कोई आएगी, तो 1 kg पल्स या समथिंग लाइक दैट कुछ तीसरी चीज आएगी, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीजें डिसाइड हो रही थी, ठीक है। बट फिर बाद में जब करेंसी आया, तो करेंसी में जो है करेंसी का वैल्यू डिसाइड होता है बेस्ड ऑन गोल्ड, गोल्ड रिजर्व, ठीक है। कि जब हमारे इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया में जब आरबीआई कोई पैसा प्रिंट करता है, तो उसके एक्सचेंज में, है ना, वो गोल्ड रिजर्व बढ़ाता है ना। जितना भी आरबीआई पैसा प्रिंट करेगा, उसके एक्सचेंज में वो अपने पास गोल्ड रिजर्व बढ़ाएगा, बिकॉज की वैल्यू किसका है, इस गोल्ड का है, समझ रहे हैं, वैल्यू किसका है, इस गोल्ड का। तो सिमिलरली अब हमारे केस में क्या है कि, अच्छा आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, कि पैसे की वैल्यू धीमे धीमे कम होती है ना, पैसे की वैल्यू धीमे धीमे कम होती है। और अगर आप गोल्ड का देखेंगे तो उस हो क्यों रहा है, ये पैसा का वैल्यू कम क्यों हो रहा है, बिकॉज कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। मान लीजिए अभी आपको फॉर एग्जांपल गोल्ड अराउंड 1 लाख चल रहा है, 1 लाख पर केजी गोल्ड है, ठीक है। अब ये गोल्ड का जो रिजर्व है, आज मैं सपोज करो मैं 1 लाख रुपए प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैं आरबीआई हूँ, मैं 1 लाख रुपए प्रिंट करता हूँ, मैं 1 kg गोल्ड, सॉरी 1 kg ज्यादा हो गया, 10 ग्राम गोल्ड जो है अपने रिजर्व में बढ़ाया, ठीक है। 10 ग्राम के गोल्ड के एवरेज में मैंने कितना 1 लाख रुपए प्रिंट कर लिया, ठीक है। अभी थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, गोल्ड की डिमांड और बढ़ गई, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, है ना। गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो गोल्ड का प्राइस कितना हो गया, सपोज दैट 1.5 लाख हो गया। अब गोल्ड का अमाउंट तो फिक्स है 10 ग्राम, बट वैल्यू कितना हो गया 1.5 लाख, तो मेरे जो पैसा था 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू घट गई ना, वन क्लियर, बिकॉज की अमाउंट तो फिक्स है ना। मैं अगर अब 1 लाख रुपए लेके जाऊंगा, अगर मैं गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख हो चुका है, अगर मैं 1 लाख रुपए लेके जाऊंगा जो मैंने आज से कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले प्रिंट किया था, तो उसके बदले मुझे 10 ग्राम गोल्ड थोड़ी ना मिलेगा, कम मिलेगा ना गोल्ड, वन क्लियर। सो अगर गोल्ड का प्राइस गिरने लग जाए, सब समझ में बैठे, तो अगर गोल्ड का प्राइस गिरने लग जाए तो मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन, यस नो, कि वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। बाकी पुराना वाला तो भूल भी जाओ, ये गोल्ड के साथ कैसे हो रहा है ये वाला ध्यान रखो, कि गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पैसे की वैल्यू घटेगी, गोल्ड का प्राइस घटेगा तो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, पॉइंट क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया एक इवेल्युएशन का तरीका, पैसे को इवेल्युएट कैसे किया जाए, ठीक है। बट ये भी हमारे काम का नहीं है, जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जो आता है ना, वो आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्या होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी is considered, is considered and time value is not considered, time value is not considered। दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास क्वेश्चन पूछने के, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। टाइम वैल्यू मनी ऑफ मनी इज कंसीडर्ड, इसका मतलब ये समझिए कि अभी मैंने आपको जो बताया था कि टाइम के साथ जो होता है कि पैसे का वैल्यू घटता है, तो कितने टाइम में पैसे का वैल्यू जो है डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ये आएगा किसमें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इस कंसीडर्ड, अगर हम उसका टाइम वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो अगर टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं तो हम ये फिक्स मानते हैं कि आज से 10 साल पहले भी गोल्ड का रेट 1 लाख था, आज भी गोल्ड का रेट 1 ही लाख है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो जब गोल्ड के रेट में कोई चेंज नहीं आया तो पैसे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉइंट क्लियर।
इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? हाँ। ठीक। तो अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा कि अगर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर कर रहे हैं मतलब कुछ रेट से गिर रहा होगा, है ना? अगर पैसे का वैल्यू गिर रहा है, सपोज दैट 1 लाख से 1.5 लाख हो गया है ना? गोल्ड का रेट 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आज 1 लाख है कल 1.5 लाख हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, कुछ 2 3 4 5 साल में हुआ होगा ये चीज, है ना? पॉइंट क्लियर? तो वो जो ड्यूरेशन है, उस फिक्स ड्यूरेशन में कुछ 1% से बढ़ी होगी वैल्यू, समझ रहे हैं? गोल्ड का रेट हर साल कुछ 5% 10% कुछ उससे बढ़ा होगा, कुछ रेट से बढ़ा होगा। एवरेज रेट अगर डिफाइन करूं तो मैं कुछ एक एवरेज रेट जिसको बोलते हैं वो इंटरेस्ट बोलते हैं, समझिए बात को। सपोज दैट कि मान लीजिए अभी गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए, ठीक है, अब इस पे आपको इंटरेस्ट लेना है और इसको लेते लेते 1.5 लाख तक लेके जाना है, तो आपने उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाया 10% के आसपास, और 5 साल में वो बढ़ के हो गया 1.5 लाख। पॉइंट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है चीजें? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज कंसीडर्ड, इंटरेस्ट रेट इज कंसीडर्ड। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट इज नॉट कंसीडर्ड। Interest rate is not considered. Now, it is clear to everyone, yes no? Shall we move ahead? ये लिख लें। हाँ, उसको लिख लीजिए, आपको थोड़ा आपके समझने के लिए इजी रहेगी चीजें। ओके, नोटेड? नहीं नहीं, हटिए ना थोड़ा। हो गया। ठीक, थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सपोज दैट, अब अपन माइंड की टर्म्स में लाते हैं, ठीक है? ये तो इन जनरल डिस्कशन हो गया था, अब इसको थोड़ा माइंड की टर्म्स में लाते हैं। सपोज दैट आप में से कोई एक थोड़ा सा रईस आदमी है, उसने सोचा कि माइंड खोली जाए, है ना? तो मान लो सूर्यांश के पास थोड़ा पैसा आ गया है, सूर्यांश ने बोला एक माइन खोली जाए, तो एक माइन इन्होंने 100 रुपए लगा के, 100 रुपए कम हुआ, 100 करोड़ रुपए लगा के एक माइन खोली, ठीक है? क्लियर है ना? 100 करोड़ रुपए लगाए, कब? आज 2025 में, 2025 में इन्होंने इन्वेस्ट किए, एक माइन ओपन करी। अब इनका पहला टारगेट क्या होगा? माइन ओपन करने के बाद इनका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक्स के टर्म में बताना, बाकी सारे टर्म अभी मतलब बाकी सारे सिनेरियो भी अपन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स के टर्म में इनका पहला सिनेरियो, पहला थॉट क्या होना चाहिए? जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हाँ, उसको रिकवर करना। रिकवर करना, ठीक है? मतलब इन्होंने जो पैसा लगाया है वो इनको वापस मिल जाए, है ना? रिकवरी ऑफ कैपिटल, रिकवरी ऑफ कैपिटल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पेबैक ऑफ कैपिटल, पेबैक ऑफ कैपिटल।
कैपिटल जो है वापस मिल जाए। अच्छा, तो एक बात तो श्योर है कि भाई अगर आज 2025 में माइन खुली है, मतलब आज क्या 21 तारीख है, 21/11/2025 को अगर माइन खुली है, तो 22/11/2025 को तो इनको वापस 100 करोड़ तो मिलने वाला नहीं है, ये फॉर श्योर। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, है ना। थोड़ा समय लगेगा वापस माइन से पैसा रिकवर होने में। तो लेट से सपोज कुछ 20 इयर्स लगा, 20 इयर्स लगा, है ना। तो अब इसमें दो केस है हमारे पास। पहला केस क्या कि हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करें, और दूसरा केस क्या कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर ना करें। ठीक है, बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अस। एक वन बाय वन चलते हैं। पहले वाला क्या कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसीडर्ड, अभी कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करेंगे तो ये जो है क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारा क्या मतलब, यहां से फिर अगर आप समझे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 100 करोड़ का। ठीक है, कितने साल में रिकवर हो गया, 20 साल में रिकवर हो गया। तो एक साल में जो पैसा आया या एक साल में जो प्रॉफिट हुआ है मेरे को, प्रॉफिट से ही पैसा रिकवर होगा भाई। बाकी तो कुछ वर्किंग कैपिटल लग रहा होगा तो वो अलग से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉफिट होगा उसी से पैसा रिकवर होगा ना। पॉइंट क्लियर। जो कैपिटल जो रिकवर होगा ये हमेशा और प्रॉफिट से होगा, है ना। सो द कैपिटल इज रिकवर्ड फ्रॉम प्रॉफिट ओनली। तो अगर 100 करोड़ रुपए 20 साल में रिकवर हुआ है तो एक साल का प्रॉफिट कितना है, 1 ईयर प्रॉफिट। 1 ईयर प्रॉफिट कितना होगा भाई, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, 5 करोड़ होगा ना। हम्म, ठीक है, तो इनको 5 करोड़ रुपए हर साल मिलेगा अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 20 साल क्या हो गया हमारा, पे बैक पीरियड कितने टाइम में मिला है पैसा, पे बैक पीरियड हो गया ना। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट पर ईयर, है ना, प्रॉफिट पर ईयर या प्रॉफिट गेन पर ईयर। तो ये क्या हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हो गया पे बैक पीरियड, ये हो गया प्रॉफिट गेन पर ईयर। तो अगर इसमें से कोई भी चीज पूछेगा कैलकुलेट कर लोगे ना, कोई दिक्कत। यहाँ से कोई भी चीज अगर पूछी जाए तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसका प्रॉपर फॉर्मूला लिख दीजिए। हाँ लिखवाते हैं लिखवाते हैं। प्रॉपर फॉर्मूला जो आएगा वो क्या निकल के आता है, तो किसके लिए, पे बैक पीरियड की रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। मान लीजिए पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट गेन पर ईयर, प्रॉफिट गेन पर ईयर। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। भाई खोल लो माइंड तो मेरे को भी कुछ डोनेशन देते जाना, ठीक है। क्या हो गया यार, हाँ नहीं बोल रहे हो, नहीं देना है क्या? दे दूंगा। दे दोगे।
ठीक है, चले आगे। नोट हो गया है? हाँ। नाउ सेकंड केस, व्हेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड, है ना, टाइम वैल्यू मनी का कंसीडर किया जाना चाहिए। उस केस में क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल जो डिप्रिसिएशन है वो 7% का है, ठीक है, मतलब पैसे की वैल्यू हर साल 7% से घटती जाएगी। पॉइंट क्लियर? कितने से घटेगी हर साल? 7% से, ठीक है। तो 7% से घटाना या फिर 7% से बढ़ाना दोनों इक्वल बात हुई। इस पैसे की वैल्यू को मैं 7% से घटाऊं या इस टोटल अमाउंट को ही मैं 7% से बढ़ाऊं, दोनों इक्वल है। हाँ। मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। मैं क्या करूं कि हर साल अपना पैसा कुछ कम करता रहूं। जैसे मान लो कि फर्स्ट ईयर में ये 93 करोड़ हो जाएगा, फिर उसके बाद और थोड़ा घटेगा घटेगा, है ना, एक साल बाद ये 93 करोड़ हो जाएगा। या मैं काम करूं, कुछ ऐसी ट्रिक लगा लूं कि मेरे पास हर साल इसका जो है 100 करोड़ मेंटेन रखे, मतलब मैं हर साल अपने पैसे को 7 करोड़ से बढ़ा, मतलब 7% से बढ़ा लूं। तो अगर मैं एक साल बाद इसको 107 करोड़ कर देता हूं, ठीक है, तो अभी भी ये 2025 में मतलब 100 करोड़ और 2026 में 107 करोड़ दोनों बराबर रहा, बोथ आर इक्वल। पॉइंट क्लियर? 2025 में 100 करोड़, 2026 में 107 करोड़, बोथ आर इक्वल। पॉइंट क्लियर ना? बिकॉज कि 100 करोड़ का वैल्यू जो है वो घट जाएगा 7% से, तो हमें अपना पूरा पैसा 100 करोड़ मेंटेन करने के लिए 107 करोड़, मतलब 7 करोड़ और कहीं से लाना पड़ेगा 7% की अगर इंटरेस्ट रेट पे बात चल रही है तो। पॉइंट क्लियर? तो अब इस वाले केस में जो पे बैक पीरियड निकल के आता है वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, ठीक है, फिर उसको समझेंगे कैसे बात करता हूँ। जो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n, आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n। नाउ पॉइंट क्लियर तो एवरीवन, यस? ये यहाँ तक चीजें क्लियर है? पे बैक पीरियड का ही फॉर्मूला है ये। जी बिल्कुल। मैं लिखवाता हूँ उसमें किसका क्या मतलब है, लिखिएगा P इक्वल टू, एक मिनट, फॉर्मूला लिखे। जी जी बिल्कुल, ये क्या लिखा है अपॉन में? आई इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ठीक हो गया। हो गया। अब लिखिए P इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, P इक्वल टू इन्वेस्टमेंट स्लैश करके लिख लीजिए लोन, स्लैश करके लिख लीजिए लोन। अगर आप मान लीजिए 100 करोड़ का लोन भी ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे यू आर टेकिंग अ लोन ऑफ 100 करोड़, देन आफ्टर सम टाइम्स और आफ्टर n years you have to pay the अमाउंट जो भी आपको निकल के आएगा, ठीक है। तो वो भी तो उसमें भी यही हो रहा है ना, मतलब हर साल आपसे ब्याज लिया जा रहा है ना, इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं वो टाइम वैल्यू को ही तो अपना रिकवर कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? थोड़ा सा ज्यादा ही रिकवर करते हैं बट है वही केस, ठीक है। एन का मतलब होता है टाइम पीरियड, एन का मतलब होता है टाइम पीरियड। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन डेसिमल,
इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल, डेसिमल्स में रखेंगे है, इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल। और ए का मतलब होता है एनुअल प्रॉफिट, ए का मतलब होता है एनुअल प्रॉफिट। सो इन दिस केस कैलकुलेट द एनुअल प्रॉफिट, ये जो एग्जांपल लिया था इसी वाले में एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करिए बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड प्लीज बी फास्ट। ए इक्वल्स टू पी के डिवाइड में चला जाएगा ये पूरा ब्रैकेट वाला जो फैक्टर। इट्स अप टू यू, मैथमेटिक्स तो पढ़ चुके हैं पढ़ लो, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे बन जाना चाहिए। Yes, anyone got the answer? ए इक्वल्स टू पी इंटू ब्रैकेट में आई 1 प्लस आई रेज टू एन होल अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। इसका क्या मतलब हुआ मेरे को समझाइए थोड़ा सा, व्हाट डज इट मीन जो भी आपने बोला। आई एम टॉकिंग टू यू, क्या मतलब अभी आपने जो बोला इसका क्या से लिटरल मीनिंग क्या हुआ? रेसिप्रोकल हो गया ना। अरे इसमें नहीं, ये एग्जांपल में कैलकुलेट करना है भाई एनुअल रेट। कौन से? अच्छा एग्जाम्पल में, सॉरी। मुंह धुल क्या भाई, सुबह सुबह नींद नहीं खुली। हाँ भाई तुम्हारा आंसर कितना आया है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट अगर माइनस कर दे तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दे तो, मतलब नहीं मैं नहीं समझ पाया। मतलब जो अपना कॉस्ट था हम्म, अरे भाई ये उसमें देखो इसका इसका मतलब क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक मिनट रुक जाओ, मैं कर रही, मैं सोची ये फॉर्मूला बताना है बस। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है एनुअल प्रॉफिट है, एन क्या है टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपको दिया है 20 साल, इंटरेस्ट रेट 7%, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, आपको एनुअल प्रॉफिट ही तो पूछा है, यही तो कैलकुलेट करना है ना। क्या कर रहे हैं यार आप लोग? क्वेश्चन अच्छे से लिखिए, कैलकुलेट द एनुअल प्रॉफिट इन अबव एग्जांपल, ये जो एग्जांपल दिया है इसमें से आपको एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। बताओ, एक तो सुबह सुबह पेपर रख दिया उन्होंने आईआईटी वालों ने, तो बच्चे हमारे सोते ही रहते हैं सुबह सुबह, नींद ही नहीं खुल पाती, क्या होगा।
टाइम पीरियड कितना लिखा आपने? 20 साल लगे हैं भैया, 20 इयर्स। कितना आएगा? 100 equal to a into 1 plus I, that is 1.07 की पावर 20 है ना, -1 डिवाइड 9.44 करो। 0.07 into 1.07 की पावर 20, ये होगा 9.44 करोड़। ठीक है, सुन लिया मैंने, देखते हैं, चेक करते हैं। तुम्हारा कितना आया भाई? कर रहा है। ये हो गया 3.86 यानी 2.86, a into 2.86 डिवाइड बाय 3.86, 0.27। यानी 27 डिवाइडेड बाय 2.86, 9.44 397। ठीक है। तो लगभग अगर हम लोग टाइम वैल्यू कंसीडर करें तो हमें हर साल लगभग 9.44 करोड़ का प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये पैसा जो है 20 साल में रिकवर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप यहां से देखें तो 9 करोड़ का प्रॉफिट यानी 20 साल, अगर हर साल एवरेज मुझे 9 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो 20 साल में कितना पैसा आया? लगभग 200 करोड़ के आसपास आता है ना। और 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 200 करोड़ रुपए मिलेगा, तब तो जाके 20 साल में 200 करोड़ रुपए मिले, तब तो जाके मेरा जो है 100 करोड़ रुपए रिकवर हुआ। पॉइंट क्लियर है? मतलब हर साल अगर ये 7% का डिप्रिसिएशन आ रहा है तो अगर 7% से ज्यादा का डिप्रिसिएशन आएगा तो ये प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ना चाहिए। पॉइंट क्लियर? पहले वाले केस में देखे हम लोग क्या कर रहे थे, टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे थे, मतलब कि समय के साथ पैसे की वैल्यू घट नहीं रही थी। उस केस में सिंपली अगर 5 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था तो भी काम हो जा रहा था। ठीक है। बट इस वाले केस में क्या है, लगभग 9.44 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए अगर टाइम पैसे का वैल्यू हर साल 7% से गिरता है तो। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस नो? व्हाट डज इट मीन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दो केसेस हमने डिस्कस किए। पहला कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा पेबैक पीरियड क्या होगा, दूसरा
कि हमारा पे बैक पीरियड क्या होगा अगर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करेंगे। पॉइंट क्लियर? चलिए, एन जो है ये पे बैक पीरियड आता है यहाँ से, ठीक है। इस वाले केस में एन है पे बैक पीरियड हमारा। टेक्निकली समझेंगे, 20 साल में हम अगर मान लीजिए हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ था 9.4 वो हमें एन कैलकुलेट करना होता, देन फिर कुछ दूसरा सिनेरियो होता, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। बट हाँ, आंसर हमारा 20 ही आता वहां पे। पॉइंट क्लियर? चलिए ठीक। सो नेक्स्ट है, अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ARR। ARR, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एवरेज रिटर्न डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। टेक्निकली आप इस फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ रेट बता रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। पॉइंट क्लियर है कि अगर हम लोग को एवरेज फॉर प्रॉफिट जो है कुछ हो रहा है हर साल पे, है ना, एवरेज रिटर्न कुछ आ रहा है, तो वो कितना परसेंट है ना, कितने परसेंट के रेट से आ रहा है, यही बता रहा है ये फॉर्मूला हम लोगों को। क्या बता रहा है? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न और किस केस में? एवरेज वाले केस में। कि अगर हम लोग मान लीजिए हम हर इंडिविजुअल साल को कंसीडर नहीं करते हैं कि हर इंडिविजुअल साल में कितना पैसा मिल रहा है, तो हम एक लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे अभी 20 साल में 100 करोड़ रुपए आ जा रहा था, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, 20 को डिवाइड कर दे रहे थे, सॉरी 100 को डिवाइड कर दे रहे थे 20 से, तो एवरेज रिटर्न क्या आ रहा था? 5, है ना, 5 करोड़ का एवरेज रिटर्न आ रहा था। तो एवरेज रिटर्न 5 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 था, तो 100 इंटू और इंटू में 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 5%। 5% से हमको प्रॉफिट हो रहा था हर साल। पॉइंट क्लियर? तो सिंपली ये रेट की बात कर रहा है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? सिंपल रेट है, कोई ऐसा बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, ये सिंपल रेट है ये, ठीक है। इस वाले ये, अच्छा, ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज कब करते हैं? ये जब फॉर्मूला तभी यूज होता है जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं की जाती है। क्लियर है? जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं की जाती है। और अगर मान लीजिए हमें एवरेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है ना, हमें एवरेज रिटर्न भी कैलकुलेट करना हुआ, तो एवरेज रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए? टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न, यानी टोटल हमको कितना पैसा मिला, अभी वाले केस में 100 करोड़ मिला था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 100 करोड़ कितने साल में मिल रहा था? 20 साल में, तो एवरेज रिटर्न कितना आया? 5 करोड़। पॉइंट क्लियर? नाउ आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नोट कर लीजिए इसको अगर क्लियर है तो, देन वी विल मूव अहेड।
हाँ। नाउ लेट अस कंसीडर कि अभी हमने कुछ 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जो किया था, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आज से 10 साल बाद जो है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 साल बाद इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। हम लोग ये नहीं जानना चाह रहे कि हम लोग हर साल में कितना रिकवर करें या कितना प्रॉफिट हो, ये सब कुछ उससे मतलब। हम लोग सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि आज हमने अगर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और कुछ डिप्रिसिएशन है या अप्रिसिएशन है ना, कोई भी एक चीज है, तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, 100 करोड़ रुपए तो है फॉर श्योर, ये तो तय है। ठीक है, अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो जो भी छेड़खानी करेंगे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ही करेंगे, है ना। भाई हमें अगर फ्यूचर वैल्यू जानना है तो किसका जानना है, जिसका जानना है उसी के टर्म में कुछ ना कुछ छेड़खानी करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। ठीक। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि ये जो है अपनी वैल्यू का 100% है। ये जो चीज है ये अपने वैल्यू का 100% है ना। भाई 100 करोड़ अपना तो 100% ही है ना। हाँ। बट अब इसमें अगर जो छेड़खानी होगी तो वो इससे बढ़नी ही चाहिए, तभी तो फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी। पॉइंट क्लियर, कि जो भी अगर छेड़खानी करें वो इससे कोई बड़ी टर्म आनी चाहिए इसके साथ में, तभी तो फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी। तो एक काम करते हैं कि हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एप्रिसिएशन जो है वो कितने परसेंट से हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट, है ना, या रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ अप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर। तो एक काम करते हैं, ये अपनी वैल्यू का 100% है ना। तो ये 100% को 1 ले लिया हमने मान लीजिए, और इसमें रेट जो है वो ऐड कर दिया आर, 1 + आर, है ना। ये आर जो है डिसिमल के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। 1 + आर कर दिया। पॉइंट क्लियर, यहाँ तो क्लियर है सबको। हाँ। अच्छा, अब ये वाला जो सिनेरियो है ये अगर 1 साल के लिए होता तब तो ये काम कर जाता कि भाई 1 + आर मतलब क्या, 1.07, 1.07 अगर मान लो 7% से बढ़ रहा है, तो ये क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अभी ये अगर 100 करोड़ से 100 करोड़ 1 साल के लिए बढ़ रहा होता तो 1.07 दैट इज 107 करोड़, तब तो काम हो जाता। ठीक है, बट ये चीज जो है ना कुछ मल्टीपल साल्स के लिए हो रही है, कुछ लगातार कुछ सालों के लिए हो रही है। तो हर साल के लिए एक 1 + आर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्लियर है, जितनी साल के लिए हम लोग इस चीज को रिपीट करेंगे उतने साल के लिए एक बार 1 + आर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ। एक काम करो ना, n साल के लिए इसको पावर रेस कर दो, तो 1 + आर पावर n, और ये क्या था, प्रेजेंट वैल्यू। एक काम करो यहाँ पे लिख लो प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ये हो गया आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + आर की पावर n, राइट। फ्यूचर वैल्यू में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होगा ना। भाई अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करते तो ये रेट का तो रोल का ही नहीं आता ना। रेट है मतलब हम लोग टाइम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज तो वो फिर पेबैक पीरियड हो जाता ना। पॉइंट क्लियर।
नहीं समझ में आया क्या? आ गया लिख लिया फॉर्मूला, आगे चले। हाँ अगर ये हमको किस फॉर्म में रखना है, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो ये आप नॉर्मली ये भी कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू सॉरी फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर बाई 100, सिंपल ये भी कर सकते हैं, आर बाई 100 की पावर है, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। कोई वो नहीं, अगर ये फॉर्मूला भी दिया है आपको कहीं पर तो डोंट बी कंफ्यूज, इट्स सेम, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आर आर डेसिमल में नहीं रखना ना फिर। इन डेसिमल, यहाँ पे आर इन डेसिमल, यहाँ पे आर इन परसेंटेज, आर इन परसेंटेज, ठीक है। बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम। कई बुक में आपको हो सकता है ये मिल जाए तो फिर आप लोग बोलोगे अरे मास्टर गलत पढ़ा दिया भैया हमको, तो गलत नहीं है, आंसर सेम ही आता है। चलें आगे, आगे चलें, हाँ ठीक। अब बैक टू एग्जांपल फर्स्ट। हमारे सूर्यांश भाई ने एक माइन खोली थी, ठीक है। तो इन्होंने माइन में कुछ पैसा लगाया था, है ना। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं टाइम, और यहाँ पे ले लेते हैं क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले साल में इन्होंने माइन खोली थी 0th ईयर में, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, इनको प्रॉफिट नहीं हुआ था, इन्वेस्ट स्पेलिंग निकल जा रही है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट था कितने का, 100 करोड़ का, ठीक है। तो पहले साल में तो इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़ का। अब अगले साल से नेक्स्ट ईयर से क्या कहानी हुई, पहले साल में इनको प्रॉफिट हुआ कुछ 20 करोड़ का, ठीक है। दूसरे साल में खुद फिर कुछ प्रॉफिट हुआ कुछ मान लीजिए इस साल थोड़ा माइन घाटे में थी, 15 करोड़ का ही प्रॉफिट हो पाया, है ना। फिर तीसरे साल में फिर कुछ प्रॉफिट हुआ कुछ मान लीजिए फिर से 20 करोड़ का। चौथे साल में इनको प्रॉफिट हुआ कुछ 60 करोड़ का, ठीक है। कितने का, 60 करोड़। रिकवर हो गया ना, 20 20 40 60 100 15 उसको, ठीक, हाँ रिकवर तो हो गया। चलो ये पॉइंट क्लियर है सबको कि क्या हो रहा है। एग्जांपल ये ड्रॉ करते चलना साथ साथ, और जो भी सॉल्यूशन करना ना, कोई मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो सारा कुछ इसी एग्जांपल से रिलेट करके करना, रेसिप्रोकल मत बताना इस बार। नोट हो गया यहाँ तक, पॉइंट क्लियर है सबको, एनीवन एनी डाउट? हम्म, कोई डाउट है? नहीं। ठीक, चलो। तो अब हम मान लो आपसे ये पूछ रहे हैं,
इसको बात को समझना कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, कि अभी जो इन्होंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, 1 साल बाद इसकी वैल्यू जो है 100 करोड़ से तो बढ़ चुकी होगी, तो 100 करोड़ नहीं रहेगी, कुछ घट गई होगी एक्चुअल वैल्यू तो। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करें तो 100 करोड़ की वैल्यू 1 साल बाद घट गई होगी, कुछ 90 95 93 92 कुछ करोड़ रही होगी। पॉइंट क्लियर? ठीक। तो इस पैसे की, अगर ये 20 करोड़ की वैल्यू अभी, वो जो 20 करोड़ हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है 1 साल बाद, उसको अभी के रिस्पेक्ट में लाया जाए तो उसकी वैल्यू 20 करोड़ से कम होगी, ये फॉर श्योर है। भाई जितने से अप्रिसिएशन कर रहे हैं उतने से डिप्रिसिएशन भी तो करना पड़ेगा, या जितने से डिप्रिसिएशन कर रहे हैं उतने से अप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा, तभी तो काम हो पाएगा। तो 20 करोड़ जो है वो क्या है, मेरी फ्यूचर वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे कुछ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? ठीक। हाँ। चलिए, तो अब ये जो आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट है 7% का। कितने का है? रेट है 7% का। पॉइंट क्लियर? आपको रेट दिया है 7% का। अब आपसे बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माइन कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माइन। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये सारे प्रॉफिट का जो है, आप ये फ्यूचर वैल्यू है, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा तब मुझे बताइएगा। सबका अलग अलग। हाँ, सबका अलग अलग ही आएगा भाई, एक साथ कैसे ले सकते हैं? टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ये लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर का आया 18.69, सेकेंड का 13.101, थर्ड का आया 16.325 और फोर्थ का आया 45.77। सॉरी टू से, बट मैं नहीं समझ पाया, थोड़ा सा आपको दोबारा बोलने कष्ट करना पड़ेगा। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू बताइए। 69, 18.69 इसका 13.101। बोलो, एक जन बोलो कोई। मेरा 15 है, 13.15। आपका मेरा 101, 13.101। 1.07 का स्क्वायर वर्स मल्टीप्लाई बाय 15
हाँ 13.101 मल्टीप्लाई बाय 15 भाई डिवाइड बाय 15 ना होगा। इनवर्स किया ना तो मल्टीप्लाई ना करूंगी मैं। आप छोड़ो ना, मैंने सही कैलकुलेट किया। मैं छोड़ू, आपने सही कैलकुलेट की। भाई मेरा ही काम है सही गलत डिसाइड करना। 1.01 13.1 हाँ 15 13.15 लिख दो। लिख दो ऐसे। तो आप एक बार खुद कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल। अरे मैं कैलकुलेट क्या बताऊं, मेरा पूरा टाइम इसी में जाएगा फिर कैलकुलेशन में ही। भाई मेरे मेरे को दोनों, बस कर लीजिए, अलग आ रहा है। मेरी दोनों चीजें, मतलब वो ये थोड़ा सा मोबाइल जो है पुराना हो चुका है, नया मोबाइल आप लोग के इसमें मीट में चल रहा है, लैपटॉप पे वो चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे दोनों चीजें बिजी है ना, समझ रहे हो बात को। इसलिए मैं आप लोग से इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग का प्रैक्टिस होता जाए, आप लोग कैलकुलेटर चलाना सीख जाए। 1.07 इसका स्क्वायर कर दो भैया, 1.1449। 13.15 आ रहा है इसका आंसर। ये सही जवाब है। हाँ अब अगला वाला बोलो। 16.326। 16.326। हाँ भाई इतना ही आ रहा है। अगला 45.77। 45.77। 77 अब हमसे क्या पूछा गया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माइंड, है ना। माइंड का नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो ये देखिए, ये जो प्रॉफिट है ये हमको कुछ सालों में हो रहे हैं, है ना। तो ये हमको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये पैसा हमारे पास आ रहा है। बट ये इनिशियल ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब पैसा गया है हमसे ना। पॉइंट क्लियर। ये पैसा जो है कब हमको आने वाले सालों में मिलेगा, मतलब मिलेगा तो ये वाला, बट उसका प्रेजेंट वैल्यू ये जो है ये वाला है, ठीक है। और ये पैसा मेरी जेब से अभी गया है, तो ये 100 करोड़ जो है ये तो मैं माइनस में लिखूंगा, -100 CR, क्योंकि ये पैसा मेरी जेब से गया है, ठीक है। ये वाला पैसा मेरी जेब में आया है, तो इसको काम करूंगा, प्लस कर दूंगा, प्लस 18.69 प्लस 13.15 प्लस 16.326 प्लस 14.77, सॉरी 45.77। यहाँ तक क्लियर है सबको, एनीवन एनी डाउट। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इन सबको जोड़ो, वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 18 13 18 12 30 30 और 30 नेगेटिव में आएगी। सैंतीस 38 38 और 45 -16 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या। -16 पॉइंट समथिंग। -6.06 हाँ 18 2 36 2 38 13 49। अच्छा ठीक, -6.06। ठीक, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आना मतलब समझ रहे हैं। NPV इज लेस देन 0, इज लेस देन 0 मतलब क्या है, हमारी माइंड जो है लॉस में है। एनपीवी जो है लेस देन 0 आया, मतलब अभी हमने 100 करोड़ रुपए लगाया तो है, बट ये 100 करोड़ रिकवर नहीं हो पा रहा है। अगर फ्यूचर में इतना इतना प्रॉफिट होगा
100 करोड़ जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। पॉइंट क्लियर है? और आप लोग अगर इसको थोड़ा सा ध्यान करना चाहें, लेकिन हालांकि वो वाला केस दूसरा, ठीक है, इसी वाले केस में समझने का प्रयास करिए कि अगर हमको फ्यूचर में इतना इतना प्रॉफिट होता है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है इतना ही निकल गया है, तो हमारे जो है पूरा पैसा भी रिकवर नहीं हो पाया है, ठीक है। प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हमको। एनपीवी लेस देन जीरो मतलब क्या है कि हमारा जो है माइंड लॉस में है, ठीक है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे पूरा? आते हैं उस पे आएंगे। एनपीवी अगर लेस देन जीरो है मतलब क्या है, ये लॉस में है, ठीक है। एनपीवी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या केस होगा, एनपीवी ग्रेटर देन जीरो जो होगा वो क्या केस होगा, प्रॉफिट में होगा, ठीक है। एनपीवी ग्रेटर देन जीरो जो है वो प्रॉफिट वाला केस होगा। एनपीवी इक्वल टू जीरो होगा तो, एनपीवी इक्वल टू जीरो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? नहीं। ठीक, चलिए इसको मिटा दें, लिख लिए सब लोग? ठीक। तो एनपीवी का जो नेट फॉर्मूला आता है निकल के, वो होता है समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 to n, है ना। एक्स तो वहां पे भी अलग है ना, रुको यार। समेशन ऑफ a इक्वल टू 1 to n एक्स ए डिवाइड बाय 1 प्लस r बाई 100 की पावर a, 1 प्लस r बाई 100 की पावर a माइनस एक्स जीरो, ठीक है। ये जो है ईयर होता है, जिस ईयर की बात हो रही है उस ईयर में, ठीक है। मतलब एक्स ए क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, है ना। प्रॉफिट ऑफ द ए ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर ए जो होगा वो क्या होगा, एक्स ए, है ना। प्रॉफिट ऑफ ईयर ए इज इक्वल टू एक्स ए। और ये वाली जो टर्म है ये क्या होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईयर एक्स ए। पॉइंट क्लियर है? देखिए समझने का प्रयास करिए। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ पे एक्स ये रखूंगा 20 और यहाँ पे रख दूंगा 1 तो आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? एक्स ए की जगह क्या रखूंगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 की जगह ए की जगह रखूंगा 1, एक्स ए की जगह रखूंगा प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, यहाँ पे रखूंगा 2, यहाँ पे रखूंगा प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर, यहाँ पे रखूंगा 3। एक्स जीरो क्या है, इन्वेस्टमेंट है ये मेरा। पॉइंट क्लियर है? एक्स जीरो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और एक्स ए जो है वो बदलता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग ईयर चेंज करते जाएंगे वो प्रॉफिट जो है उस साल का रखते जाएंगे। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? एनीवन एनी डाउट? 1 से n तक लिखा है, मतलब जितने साल का हमको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 साल का दिया था, हमने 4 साल के लिए कैलकुलेट किया था, फिर ये वाला टर्म रखा था। सिमिलरली हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक, इसको अगर थोड़ा सा अलग लिखिए, इसको पहले लिखिए फिर थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं, so you will get more clarity. चलें आगे? नोट हो गया है ये? चलें आगे?
देखिए अगर आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो उसको मतलब हाँ समझ लूंगा, मिटा दूंगा। हो गया। अब मान लीजिए मुझे कुछ 2-3 साल का लिखना है ना, वो एनपीवी, तो एनपीवी जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, x1 डिवाइड बाय वन प्लस आर की पावर 1, है ना, 1 + r की पावर 1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 + r की पावर, सॉरी 1 + r की पावर 2 प्लस x3 डिवाइड बाय 1 + r की पावर 3 माइनस x0। अगर ये 3 साल के लिए लिखना हुआ तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाली टर्म्स बढ़ती जाएंगी, ये टर्म कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? या इसी को अगर एन ये लिखना हो तो इसी में क्या कर सकते हैं, प्लस एक डैश डैश लगा के 1 + xn डिवाइड बाय 1 + r की पावर n माइनस x0, ये लिख लो। तो समेशन वाला अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये आता। ठीक है, और ये वो वाला फॉर्मूला है जहां पे हम लोग r डेसिमल में रखेंगे। अगर r परसेंटेज में रखना है तो यहाँ डिवाइड बाय 100 भी आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए ठीक है। और वो वाला कंक्लूजन लिख लिया था ना, एनपीवी ग्रेटर देन 0 प्रॉफिट, एनपीवी लेस देन 0 लॉस, एनपीवी इक्वल टू 0 नो प्रॉफिट नो लॉस, एनपीवी इक्वल टू 0 दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब उसी में एक केस और लिखिएगा, इफ एनपीवी इज इक्वल टू 0, if NPV is equal to 0, then rate of return is called as average rate of return, is called as average rate of return, is called as average rate of return. If NPV is equal to 0, then rate of return is called as, sorry गलत लिख गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यार एवरेज तो पहले, is called as internal rate of return. Rate of return is called as internal rate of return, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं IRR, IRR, ठीक है। if NPV is equal to 0, then this internal rate of then rate of return is called as internal rate of return। तो मतलब अगर आपको कहीं पे इंटरनल किसी क्वेश्चन में देखने को मिलता है देयर इज मेंशन अबाउट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का सीधा सीधा मीनिंग ये समझ लेना कि एनपीवी 0 है। पॉइंट क्लियर है? एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? समझ में आया तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो ना बोलेंगे। आ गया। व्हाट अबाउट यू, द अदर वन, आपको समझ में आया? चलिए ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका एक लाइन का डेफिनेशन है, लिखिएगा। एक लाइन का इसका डेफिनेशन है, लिखिएगा। it is the ratio of present value of profit to the present value of present value of investment, ठीक है। मतलब क्या है, किस चीज का रेशियो है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय present value of investment, ठीक है। तो ये आपका क्या डिफाइन करता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा है ना, PI इज ग्रेटर देन 1, तो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, प्रोजेक्ट, ठीक है। PI अगर लेस देन 1 है, तो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। PI इक्वल टू 1 है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये 3 सिनेरियो होगा हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के फॉर्म में, ठीक है। नाउ any doubt? यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आए तो बताएं। इसको हम 0 से क्यों नहीं कर रहे, जैसे एनपीवी को 0 से किए थे? PI इज ग्रेटर देन 0, या ऐसे 1 क्यों लिया? 1 क्यों लिया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अगर 0 होगी तब तो ये रेशियो 0 आएगा, बाकी ये रेशियो 0 नहीं होने वाला। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो है कभी 0 नहीं होगी। इन फ्यूचर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर है कुछ नहीं, हाँ अगर दूसरी बात, अगर हमें लॉस भी हो रहा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, मतलब 1 से कम होगी। पॉइंट क्लियर है? या तो हमें प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। अगर लॉस भी हो रहा होगा ना तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, नेगेटिव में, रेशियो कभी 0 नहीं होगा। फिर एनपीवी को हम 0 से क्यों करते हैं कंपेयर? उसमें भी तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा 0। एनपीवी को इसलिए हम लोग 0 से कंपेयर कर पा रहे थे बिकॉज कि वहां पे प्लस माइनस 2 टर्म थी ना, तो प्लस माइनस एट लास्ट तो 0 ही आता है। ये रेशियो 0 कैसे कर दोगे मेरे को ये बताओ। ठीक। एनपीवी को हम लोग इसलिए 0 कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग वहां पे प्लस और माइनस 2 टर्म्स में ले रहे थे, यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं। रेशियो 0 कर पाना थोड़ा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अभी क्लियर है? और कोई डाउट है किसी को? टिल नाउ एनीवन एनी डाउट? नहीं। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लास, हैव अ गुड डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।